जितनी बात हो रही थी हाँ। उसमें ना एक आपने कुछ बोला था जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन मुझे लगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको थोड़ा सा और कुछ बारीक सा तार था कहीं पे कि आपने ऐसा कहा था कि मैं स्वयं जागृति चाहता हूँ या अपने आसपास चीजें ठीक हो जाएं ये चाहता हूँ। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था। तो इसको थोड़ा सा और खोल के बताइए, मतलब कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब एक्चुअल में कई बार लगता ही है कि चाहते तो हम दोनों ही चीजें हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब एक ही इसमें से चाहते हैं या क्या है, मतलब ये मैं जानना चाहता था। हाँ, तो मतलब कुल कुल मिलाकर यदि अध्ययन देखेंगे तो जिसको जैसे जो पूरी जो बात है इसकी बहुत ही एक लाइन में यदि हम देखेंगे तो पूरी मैसेज तो बहुत ही सिंपल है ना, 2-3 लाइन की है। एक तो दर्शन ये कह रहा है कि मानव जो है समझने वाली इकाई है और मानव में समझने वाली जो वस्तु है वो जीवन है। ये जीवन जागृति क्रम में है। तो जीवन जागृति क्रम में ये सूचना भी जीवन को ही मिलता है। जैसे मैं मानव के रूप में बैठा हूँ, आप मानव के रूप में बैठे हैं, तो ये सूचना मुझे मिलता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं जीवन के रूप में हूँ और जीवन के रूप में होते हुए किसी जागृति क्रम में हूँ। ठीक, तो उस जागृति क्रम में पहले मैं अपने आप को पहचान पाऊँ कि मैं जागृति क्रम में हूँ। तो ये जागृति क्रम में हूँ ये पहचानने के लिए मेरे पास 2-3 डेटा पॉइंट आ जाते हैं ना। एक तो ये है कि स्लाइडिंग है, मैंने ऐसे खोल दिया तो मुझे लगा पूरा ही गिरेगा। हाँ, तो वो उसके लिए मुझे 2-3 वो चाहिए। एक तो जागृति की सूचना जैसी है वैसी यथावत चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो जागृत व्यक्ति का स्वरूप कैसा होगा, आइडियल तो ये होता कि हम जागृत व्यक्ति को देख पाए। प्रत्येक गांव में एक जागृत व्यक्ति रहे या डिस्ट्रिक्ट में एक रहे, तो जिसकी जिज्ञासा हुई वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चले गया है ना, और कलेक्ट्रेट के सामने जागृत व्यक्ति बैठा है, आप मिल लो और जागृति कैसा है आप समझ लो 5-10 दिन है ना। वो पॉसिबिलिटी तो है नहीं होगी और ना ही हर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक वो है, अभी अपने जानकारी में तो है नहीं। तो उसके लिए फिर पुस्तकों में जैसे मनोविज्ञान बुक है तो उसमें जागृत व्यक्ति के 122 आचरण दिए। उससे कल्पना ये एक हमारे में सेंस बनता है कि जागृत व्यक्ति का मतलब क्या है। बाकी जो जैसे मेरे जैसे लोग व्याख्या करते हैं बहुत वो करते हैं इस टाइप की बातें। दूसरा उसके लिए पॉइंट है कि जीवन के जागृति के क्रम में क्या क्या क्रियाएं होती है और उसका स्टेप्स क्या है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एक तरफ मैं हो गया है ना, जागृति के बारे में मेरे पास सूचना है कि मैं जागृति क्रम में इस जगह पर खड़ा हूँ, सूचना के आधार पर मैं अपने आप को पहचानूं। दूसरा है एक जागृत व्यक्ति जिसने सब देख लिया है। फिर मेरे अलावा जो संसार है वो दिखती है, उसमें फिर मुझे कुछ ऐसे लोग दिखेंगे जो जागृति के क्रम में मुझसे आगे, नॉट जस्ट इसने पुस्तकें ज्यादा पढ़ ली, बट हमको दिखता है कि नहीं इस व्यक्ति में जैसे भावपूर्वक जीने वाला पक्ष मुझसे ज्यादा विकसित है ना, या ग्रहण क्षमता ज्यादा विकसित है ना, या तर्क क्षमता ज्यादा विकसित है, या जिज्ञासा ज्यादा है। इस प्रकार के लोग हमारे आकलन में आते हैं, मनुष्य आता है। फिर 7 वाले भी दिखते हैं, ये लगभग हमारे ही जैसे है, 19-20 का फर्क है। तो 7 वाले में है तो उससे कम वाले में भी दिखेंगे कि इनमें कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझ में नहीं है। ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है ये जागृति क्रम का है ना। इस जागृति क्रम का स्पेक्ट्रम पहले मुझ में सूचना के रूप में आता है, फिर उस सूचना को सोचते सोचे वो अर्थ के रूप में हम उसको पहचान लेते हैं है ना। या पहले सूचना के आधार पर जो पहचानते थे या केवल सूचना से जो लगता था उससे अधिक हम पहचानते हैं। हाँ, वो दीदी थी नहीं तो मैंने कर दिया। अब इसमें यदि मैं ये इच्छा रखूं कि संसार जागृत हो जाए है ना, तो ये कामना रखना तो ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है कि संसार जागृत हो जाए है ना। पर मेरे चाहत में जो है वो केवल मेरी ही जागृति है, मतलब मेरे अधिकार में जो है वो केवल मेरी ही जागृति है। मेरे बच्चे की जागृति भी मेरे हाथ में नहीं है। तो प्रत्येक जीवन व्यापक में स्वतंत्र है और स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहता है,
इसको यदि मैं समझता हूँ तो प्रत्येक व्यक्ति में जो भी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है, वो उसी के जिम्मे है। बाहर से हम केवल इन्फ्लुएंस ही कर सकते हैं। बियॉन्ड अ पॉइंट आपका कुछ भी नहीं चलता है आपने ही बच्चे के साथ। वो तो बचपन से हम देखते ही है ना, हम जो बोलता है वो सुनता है नहीं, उसके विपरीत उसी के मन का करता है पहले, फिर उसी के विचार का करता है, फिर एक समय में उसी की इच्छा का करता है। तो मेरा भी ऐसे ही है ना, और फिर पूरे धरती पर जितने लोग हैं उनका भी ऐसे ही है। तो शुभ कामना एक जगह है, मतलब एक चीज है कि हम शुभ के लिए कामना रखें। शुभ के कामना के लिए जागृति वस्तु के रूप में और जागृत आचरण और जागृत समाज, जागृत परिवार को पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि आदमी में मतलब भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, प्राकृतिक असंतुलन, प्रदूषण, अपराध प्रवृत्तियां नहीं होनी चाहिए। ये मुझ में कामना है। क्या होनी चाहिए? वो जागृति है, उसकी एक कल्पना है। अब ये नहीं होना, होने के रूप में परिवर्तित होने के लिए वो अपने जागृति क्रम से चीजों को स्वीकारेगा, तभी जागृति क्रम के अगले सीढ़ी में आएगा। जैसे यदि मैं ये पहचानूं कि मैं जैसे अपराध प्रवृत्ति मुझ में नहीं है, मान लीजिए, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, तो उनमें पर्दा नहीं है, परनारी पर पीड़ा नहीं है ना, परनारी में पर पुरुष नहीं है, पर पीड़ा नहीं है। फिर हम समाज में बड़े वर्ग को देखते हैं जो इसको करके मजा लेता है। होता ही है ना, हर 2 दिन आता है, परसों फिर हैदराबाद में हो गया, इधर हो गया, उधर हो, और प्लानिंग से करता है। ऐसे नहीं कि किसी के भड़काने से हो गया या किसी ने, प्लानिंग करके लोग कर रहे हैं चीजों को। इसका मतलब है उसमें उन चीजों की इच्छा है जिनकी मुझ में इच्छा नहीं है, या कभी कभी मेरे कल्पना में ही नहीं आता है कि ऐसा भी हो सकता है ना। कल्पना ही आगे जाके इच्छा में परिवर्तित होती है, ठीक है ना। तो इनमें जो परिवर्तन होगा वो उसी विधि से होगा जिस विधि से मुझ में होना है, और ये अस्तित्व का नियम है, ये मेरे चाहने से नहीं बदलने वाला। इसीलिए जागृति या शुभ की कामना मुझ में हो सकती है, मेरे स्वयं के जागृति के अभ्यास, जागृत होने के अभ्यास, जागृति क्रम में आगे बढ़ के जागृत होने के अभ्यास में समाज के जागृति के लिए मैं कुछ भागीदारी कर सकता हूं। तो जीने का जो पूरा जो फैलाव है वो इतने में है। ये शरीर वाला शरीर का स्वास्थ्य से संबंधित है, ये पूरा संबंधों को पहचान, मूल्यों का निर्वाह परिवार और कुटुंब में आता है ना। फिर मेरे परिवार, मतलब मेरा शरीर और परिवार के जो शारीरिक आवश्यकता है, जो भौतिक आवश्यकता है, उनके पूर्ति के लिए फिर व्यवसाय है। ये मेरे जीने का आयाम हुआ। तो ये जीने का आयाम हुआ, तो ये अध्ययन का भी हो रहा है, जीने का भी हो रहा है। आज के दिन हम केवल जी रहे हैं ये तो कहना बनेगा नहीं, क्योंकि जीते समय उसका अध्ययन भी होना है। अध्ययन पूरा हो गया तो केवल अभ्यास है, पर जब तक अध्ययन पूरा नहीं हुआ है तो अध्ययन और अभ्यास दोनों एक साथ चलना है। मतलब उस वस्तु या उस वास्तविकता को मुझे समझना भी है ना, और जहां तक मुझसे बनता है मेरे समझ के प्रोपोर्शन में, मेरे जानकारी, समझ है ना, समाधान के अनुपात में मैं उन संबंधों को पहचान कर निर्वाह भी करना पड़ता है। जैसे हमारे बेटी के साथ संबंध है, तो बेटी संबंध को मैं जिस हद तक पहचान के, सोच के समझा हूं, उसी हद तक उसको मैं निभा पाऊंगा। उससे अधिक उस पर नहीं हो पाएगी, उससे है ना। तो जितनी भी कमियां हैं उसमें फिर रहेगी उसके अनुसार, उसको कुछ किया भी नहीं जा सकता। एंड वाइस वर्सा है ना। बेटी जब तक बाप के संबंध को नहीं पहचानती है, जिस भी समय 5 वर्ष 8 वर्ष, तब तक उसका भी वैसे ही होने वाला है। जिस अनुपात में वो पहचानी है उसी अनुपात में उसका रिस्पॉन्स भी होने वाला है, ठीक। तो ये एक अध्ययन और अभ्यास इसका भी हो गया। विचार मतलब पूरे जीवन क्रिया को समझने का भी हो रहा है, श्रवण का हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, साथ में अनुभव वाले आयाम को भी हम सोच रहे हैं। इसको करते समय ये जो समाज व्यवस्था में भागीदारी एक पार्ट हो गया है ना, उसमें भी हम आगे व्यवहार अभ्यास में आएंगे, तो उस पर और थोड़ी सी बात करेंगे। बट अभी ये बात यदि खुल गई तो समाज व्यवस्था में यदि देखेंगे तो जैसे व्यवहार, ये फॉन्ट ठीक है, आप बोल रहे थे छोटा है, तो परिवार, कुटुंब, ठीक है ना। तो ऐसे अनेक कुटुंब मिल के फिर समाज बनता है। साफ कर दो, साफ कर दो। हाँ, थैंक यू, ठीक है। हाँ, मैं हाथ से कर रहा था।
तो ये जो समाज व्यवस्था है, इसमें यदि हम देखेंगे तो इसके 5 आयाम हैं जो आप सभी लोग पढ़े ही हैं। क्या है 5 आयाम? क्या है समाज की व्यवस्था के? शिक्षा, संस्कार, उत्पादन, विनिमय और न्याय। पहले इन 3 को लेते हैं। ये जो 3 आयाम हैं, ये परिवार के श्रेणी में पूरे होते हैं। उत्पादन या सेवा, जैसे हम जो सवेरे पराठे खा के निकले, वो सेवा में आया। भैया इधर से लैपटॉप को एक बार माउस हिला देंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। क्या करना है? अच्छा हाँ, उस पे मैं बाद में रात को देखता हूँ कोई सेटिंग होगा कि वो स्लीप में ना जाए। उसमें जो पावर सेटिंग है उसको चेंज कर देंगे बाद में, वो इनएक्टिविटी में वो हो जाता है, बट कोई बात नहीं। तो इसमें भी देखेंगे तो उत्पादन या सेवा है ना, उत्पादित वस्तुओं का या उनके मूल्य के आधार पर अन्य मनुष्यों से विनिमय के साथ विनिमय है ना। अभी के लिए मान लेते हैं कि वो कुछ मैंने प्रतीक मूल्य दिया और उसके बदले में विनिमय हुआ। और परिवार में जितने संबंध हैं उनका पहचान और निर्वाह, पहचान, निर्वाह, मूल्यांकन और सुधार के लिए सोच। ठीक, जैसे छोटा बच्चा होता है तो न्याय का याचक तो होता है बट गलती करता है, तो फिर पत्नी के साथ, पिताजी के साथ, ताऊजी के साथ बैठकर बात करना पड़ता है कि वो यहाँ पर भटक रहा है, उसको ये ठीक करना पड़ेगा। ये सुधार के लिए सोच है। वो तभी पॉसिबल है जब उसका मूल्यांकन हो। इतना यदि हम कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी समाज व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, है ना। इसमें से 2 ही आयाम बचते हैं, तो परिवार के सीमा। ये हो गया परिवार एवं कुटुंब। क्योंकि परिवार शब्द बोलने से अभी जो आदत है या 2 या 3 या 4 का नंबर आता है, किसी को 11 का आता है, रेयर केस में 15-20 का आता है। 15-20 वाले परिवार तो कम ही है ना। तो वो पूरे भाग को देखेंगे तो कुटुंब है। पर कुल मिलाकर परिवार का मतलब है कि जिनके साथ हम प्रतिदिन जीते हैं, प्रतिदिन रहते हैं, है ना। जैसे आप दिल्ली में रहता है, मुरादाबाद में रहता है, निजामाबाद में रहते हैं, तो आपके अपने अपने परिवार हैं, हम किसी के साथ जीते हैं। जिनके साथ रोज जीते हैं वो फिर परिवार कहलाया। फिर आप लोग महीने में एक बार यहाँ मिलते हैं तो ये परिवार समूह हो गया, और बहुत ही यदि गहनता हो गई उस संबंध में तो उसको फिर कुटुंब कहलाएंगे। बट वहां पर उत्पादन और विनिमय की जिम्मेदारी नहीं है। जैसे इनका घर कैसे चलता आपको नहीं सोचना, ये अंडरस्टूड है, हम सोचते नहीं है बट करते भी नहीं है, बट वो समझ में भी ऐसे आता है। तो 2 ही आयाम बचते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। जो कि शुद्ध रूप में समाज की व्यवस्था के रूप में हम भागीदारी कर सकते हैं। और इसको आगे हम जब व्यवहार अभ्यास में जाएंगे तो उसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये वाली जो चीजें हैं ये फिर ऑप्शनल है। परिवार में मान लीजिए 12 सदस्य हैं, 12 के 12 को आवश्यकता नहीं है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य में भागीदारी करें। वो स्वयं स्वस्थ रखने के लिए कुछ करें, ये अपनी जगह है। घर परिवार के वातावरण में बच्चे के शिक्षा संस्कार के लिए हम सोचें, उसमें हमको जो इनपुट देना हम दें, है ना। तो यहाँ पर भी यदि देखेंगे, जैसे परिवार में ये सारी चीजें लिखी हैं, उसमें 2 चीजें आती हैं। एक है परिवार जिसमें हम इन चीजों को पूरा कर रहे हैं संबंध के आधार पर। दूसरा है उसका सभा। सभा जो है इन चीजों की निर्णय लेती है कि आगे हमको क्या करना है, नहीं करना है ना। जैसे भाई घर में आपको नया कमरा बनवाना है तो फिर ये केवल ये व्यवस्था के आधार पर तय होता है। मुझे अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है, तो हमने बनवा लिया। कि उसकी आवश्यकता क्या है, फिर वो कैसा हम पैदा करेंगे, कहां से लाएंगे, ये सब जो बातचीत है वो फिर सभा है, ठीक है ना। तो यही सभा परिवार के बाहर कुटुंब में जाके परिवार
समूह में जब बाहर आती है, ये वाली जो चीज है ना, ये जब परिवार समूह में जब आती है, ये क्रम से फिर सार्वभौम व्यवस्था में जाके मिलता है। तो इसमें से फिर एक व्यक्ति इस समूह में अपना समय देता है आवश्यकता के अनुसार। जैसे सवेरे आपके पिताजी कह रहे थे कि वो वेलफेयर एसोसिएशन में जाते हैं, वही है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली, है ना, इनके वन में। तो यही वाली चीज यहां पर भी है, ठीक। अब बाकी के लोग परिवार में संबंध को पूरा करते हुए उसको निभाते हैं। ये परिवार से कुटुंब से जाकर परिवार समूह में जो संबंध जाता है ना, ये जो है अखंड समाज की ओर ले जाता है। तो अखंड समाज संबंध पूर्वक और व्यवस्था की बात निर्णय पूर्वक जिसको सभा करती है, ठीक है। यहां तक यदि हम देखेंगे तो ये पूरा सेल्फ कंटेंट एक ही परिवार के अंदर, ऐसे ही और एक परिवार, उसमें से एक एक व्यक्ति, फिर वो सारे सोपान है गांव में, है ना, एक परिवार में, परिवार समूह में, गांव में से करते करते 10 सोपान तक जाता है। अब इसमें बचता है ये, तो ये जो एक एंटिटी है ना, ये फिर इसमें समय देते हैं। एंड नाउ रिमेंबर कि ये जो एंटिटी है हम इसको मान रहे हैं जागृत, ये भी अध्ययन नहीं कर रहा है, इसको सवेरे उठ के मानव दर्शन नहीं पढ़ना है उस पर हम बाद में आएंगे। तो अब ये जो है इस शिक्षा में फिर इन जगह, तो इतने जगहों में काम कर सकता है। इसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लोक शिक्षा है ना, लोक शिक्षा में भी यदि आप देखेंगे तो परिचय, अध्ययन, गोष्ठी और शोध कार्य, ठीक। वैसे ही शिक्षा संस्कार, जिसको स्कूलीय शिक्षा कहेंगे, है ना, उसमें भी पढ़ाना, फिर पाठ्य पुस्तक रचना, और इसमें से जो सभी लोग हैं, परिवार के सभी लोग, इंक्लूडिंग ये जो व्यक्ति इन चीजों में भी समय देने शुरू किए, ये मानवीयता के प्रचार में भी फिर अपना समय देते हैं आवश्यकता अनुसार। मानवीयता का प्रचार जो संस्कृति का भाग है। तो ये संस्कृति के भाग में, संस्कृति के रूप में हम करते हैं। तो फाइनली यदि आप देखेंगे इस पिक्चर को, मैं विचार पूर्वक परिवार में व्यवहार, व्यवसाय, शरीर का देखभाल करते हुए विचार में समाधान होके समझ की ओर अग्रसर हो रहा हूं। मेरे परिवार का प्रत्येक जन इसमें हो रहा है। तो ये उत्पादन वाला व्यवसाय से जुड़ता है, उत्पादन और विनिमय, है ना, न्याय वाला व्यवहार से जुड़ता है। तो मेरा जो व्यवहार वाला आयाम है वो न्याय से संबंधित है, उसमें मेरी भागीदारी है। तो मैं संबंध को पहचान कर निर्वाह कर रहा हूं, तो मैं न्याय में भागीदार हूं। ऐसे ही यदि मैं परिवार के भौतिक वस्तुओं को, आवश्यकताओं को पहचान कर उसको पूर्ति के लिए लग रहा हूं, है ना, तो फिर मैं उत्पादन और विनिमय में भागीदार, यही व्यवसाय का आयाम। इसको अन्य लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए फिर ये जो एक व्यक्ति है ना, 10% ऑफ द फैमिली का कोई 1%, कभी कभी आवश्यकता अनुसार भाई परिवार समृद्ध हो गया, आवश्यकता पूरी हो गई, तो किसी का मन है तो फुल टाइम लग गया। तो ये स्टेडी स्टेट में तो ये है। फिर ये व्यवस्था की ओर जाने से फिर इसी उत्पादन का सभा कि उत्पादन को और बेहतर कैसे बनाए, जो घर पे हो रहा था, इसी विनिमय का सभा कि विनिमय केंद्र में कोई बैठ जाए। जैसे ये जो छोटे छोटे प्रयास है कि हमने एक ऑर्गेनिक का एक ओक बना दिया काउंटर, उसमें से लोग, ये उसी में आता है। तो हम इसको बना के रखते हुए फिर इसमें जा रहे हैं। बट ये फाइनली यदि आप देखेंगे, ये मेरे अध्ययन, मेरे जागृति क्रम में एक अभ्यास है। इसमें मेरी जो इफेक्टिवनेस है ना, इट इज गोइंग टू बी
इन प्रोपोर्शन टू माय अंडरस्टैंडिंग, उसके अनुपात में ही होगा। मैं और जितने भी लोग उसमें लग रहे हैं, जैसे अभी मैं इस शिविर में मेरी जितनी पात्रता या योग्यता जो क्षमता है उसी के अनुसार व्यक्त हो पाऊंगा। मुझ में जो वस्तु नहीं है वो मैं कैसे बोल दूं और आपको दो भी कैसे? जो नहीं है वो नहीं है। हम सूचना के रूप में बोल सकते हैं, बट कोई वस्तु है ही नहीं तो हम दे कैसे दें किसी को? जो समाधान है ही नहीं मुझ में, मान लो, तो मैं समाधान दूं कैसे? तो ये एक प्रकार से भी देखेंगे तो जिसको कहेंगे ना हार्ड ट्रूथ, उस टाइप की बात लगती है। पर तो फाइनली इसको अभी हम और आगे जब जाएंगे ये बात और भी स्पष्ट होती जाएगी। ठीक है, तो ये अध्ययन की 3 परिभाषाएं हम लोग यहां देखे थे। इस पर कुछ और बात करनी है आपको, किसी को इस पर कुछ? इन्हीं परिभाषाओं के पास हम बार बार वापस आएंगे। ये 5 आयाम जो आपने बताए, हाँ, ये तो अध्ययन के बाद होंगे ना? वैसे अध्ययन के बाद होंगे मतलब अध्ययन जब शुरू करते हैं तो उस समय हम उसके पहले सूचना से शुरू करेंगे ना। तो सूचना के रूप में आएगा, फिर सोच विचार के रूप में आएगा, तो भास आभास प्रतीति इस रूप से करता है। हर चीज का भास आभास प्रतीति होता है। तो पहले ये चीजें हमारी कल्पना में आती है। तो ये 3 परिभाषा हुए अध्ययन के। और एक आता है शब्द अभ्यास, इसको मुझे लगता है थोड़ी देर हमको देख लेना चाहिए। ये परिभाषा लिखा है, इधर आप पढ़ सकते हैं उसको ऊपर। क्यों कैसे का उत्तर पाने के लिए किया गया बौद्धिक वाचिक कायिक क्रियाकलाप अभ्यास है, अर्थात समाधान संपन्न होने के लिए अभ्यास। ठीक है ना? तो जो अभ्यास दर्शन बुक है उसमें से है ये। तो अभ्यास को दोनों विधि से कहा है। पहले समझदारी या समाधान संपन्न होने के लिए अभ्यास है, दूसरा समाधान या समझ को प्रमाणित करने के लिए अभ्यास है, उसको व्यक्त करने के लिए अभ्यास है। तो अध्ययन करते समय ये जो लिखा है, अनुभव के पहले अध्ययन के लिए अभ्यास है, या अध्ययन ही अभ्यास है। अध्ययन के लिए मन को लगाना ही अभ्यास है। अभ्यास शब्द का मतलब क्या होता है इन जनरल? किसी, हाँ, पुनरावृत्ति, किसी चीज को बार बार दोहराना। जैसे वहां से आदमी बॉल लेके फेंकता है, लड़का बैट से मारता है, 10 साल मारता है, तब जाके, है ना, नेट के अंदर मारता है, तब जाके बाहर ओपन में खेलने का अवसर मिलता है। तब तक वो अंदर ही अंदर मारता रहता है, फिर कल्पना में भी मारता रहता है। वही अभ्यास है। तो यहाँ भी वही अभ्यास है कि हम उसको फिर कल्पना में भी मार रहे हैं मतलब यहाँ पर वस्तु को स्वीकारना या समझना। तो वो कल्पना में भी चल रहा है, व्यवहार में भी चल रहा है, विचार में भी चल रहा है, ठीक है ना, जीने में भी चल रहा है, हर समय। तो इसको नाम दिया अभ्यास। उसको बहुत स्पष्ट किया है, कायिक वाचिक मानसिक क्रियाकलाप तीनों ही है। बोला हुआ, किया हुआ, मन से किया हुआ। ये और 2 परिभाषा है। सर्वतोमुखी समाधान रूपी व्यवस्था को साक्षात्कार करने के लिए प्रयास व प्रयोग। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब हम अध्ययन में इसको देखेंगे तो फिर अभ्यास किसको कह रहे हैं, अध्ययन किसको कह रहे हैं, ये ऐसे बनता है। शब्द के अर्थ को सुनना, है ना, और अर्थों को समझने के लिए मन को लगाना, ये अभ्यास है। सुनने का मतलब श्रवण, ठीक है। इन 1 और 2 के योगफल में अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु को समझना या स्वीकारना बराबर अध्ययन। तो पहले 2 जो है अध्ययन की कड़ी हो गया, अध्ययन के ही भाग है, बट उसमें अध्ययन सफल नहीं हुआ है 1 और 2 में। ये सारी नोट्स आपको मिल जाएंगी। इसमें थोड़ा सा छुटपुट करेक्शन था। ये 7-8 साल से ऐसे कोल्ड स्टोरेज में पड़ा था, तो इस बार उसको उठा के थोड़ा सा वो किया है, परम पट्टी को ठीक हो जाएगा। देखते हैं, जाने के पहले भी कर सकता हूँ तो रात को। समझना मतलब क्या है, जानने मानने का तृप्ति बिंदु, ये अनुभव। जागृति किसको कह रहे हैं, ये अनुभव जो है जीने में प्रमाणित हो जाना बराबर जागृति। सिंपल चीजें हैं। शब्द का सीमा मतलब परिभाषाएं किस चीज के लिए कैसे दिया है, एक बार हमारे ध्यान में आ जाए।
तो यहाँ पर इसको मोटे रूप में श्रवण कहा है, इसको मनन कहा है। श्रवण मनन साक्षात्कार की संयुक्त प्रक्रिया अध्ययन है ना, द कंबाइंड प्रोसीजर। और श्रवण मनन साक्षात्कार, इसका नाम अध्ययन है। अध्ययन का फलन यहाँ तक अध्ययन है ना। और आगे हम इसको अनुभव लेंगे कि साक्षात्कार का मतलब क्या, उदाहरण का मतलब क्या। उसके बाद अनुभव को प्रमाणित करना बराबर जागृति। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो? मतलब मैं जो बोल रहा हूं और पहले से यदि आपने कुछ सोचा है, सुना है, पढ़ा है और आपको लगता है कि इसके विपरीत आपको प्रतीत हुआ है, उसको भी रखिए। उसको अपन मतलब बातचीत भी करेंगे उस पर, है ना। पढ़ाते ये भी पहले है। हाँ, प्रमाणित करना, अनुभव प्रमाण और व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण। हाँ, लेकिन जो अनुभव प्रमाण है उसको हमने इस तरह से पढ़ा है कि जब हम किसी को जो हमने समझा है, हाँ, हम उसे दूसरे को समझाते हैं। हाँ, और जैसा हमने समझाया वो किसी तीसरे को समझाते हैं। हाँ, जब वो तीसरे को समझाते हैं तब पहले वाला प्रमाणित होता है। हाँ। तो ये तो फिर सारी चीज उसमें आ गई। हमारे लोग वो आगे जाके आएगी। पहले तो मुझ में तय होना पड़ेगा कि मैं जागृत हुआ कि नहीं, है ना। मैं अपने जागृति को दूसरों को दे पाना एक अलग क्रम है, वो संसार में प्रमाणित करने का क्रम है। जैसे मैंने अध्ययन किया, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ लिया कि नहीं, ये मुझ में पहले तय होगा ना कि ये जो 12 पुस्तकें हैं दर्शन के, 10 हैं, 15 हैं, इसको पढ़ के मैंने पचा लिया है। इसको प्रमाणित करना मतलब फिर जो मैंने पढ़ा है मैं दूसरों को बता पा रहा हूं, ये उसकी जांचने की क्रम है। वो बताने से फिर कोई व्यक्ति सर्टिफाई करेगा कि नहीं फलाना व्यक्ति पुस्तकों को पढ़ा है, तब वो जाके मेरे पुस्तक पढ़े रहने का एक प्रमाण फिर भी नहीं मिला, बट एक सेंस बना, ये बाहर प्रकट हुआ। फिर उसको देख के, पढ़ के, वो पढ़ के, वो अपने में निर्णित करके वो जब तीसरे को पढ़ा देता है, तब मेरे पुस्तक पढ़े रहने का प्रमाण वहां तक पहुंचा। फिजिक्स के साथ भी ऐसे ही है। एक दिन मुझे लगता है मैं फिजिक्स समझ गया, फिर मैं फिजिक्स पढ़ा पा रहा हूँ, फिर आपको भी लगता है कि इसको फिजिक्स आता है, फिर आप भी फिजिक्स समझ लिए, आपने किसी को फिजिक्स पढ़ा दिया, तो फिर हमारा जो फिजिक्स है वो फाइनली प्रमाणित हुआ। तो प्रमाणित होना मानव परंपरा में इवन नाउ, अभी भी यदि आप देखेंगे, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है ना। जैसे अभी एरोप्लेन बनाना प्रमाणित हो गया, हम मतलब भारत नहीं बना पा रहे विश्व में 2-4 जगह बना कमर्शियल एरोप्लेन जो होता है। सटीक है वैसे परिभाषा से, मुझे हाँ, परिभाषा से सटीक है। नहीं, ठीक है। तो यही अध्ययन जो है कल्पनाशीलता के आधार पर यदि हम देखेंगे तो ऐसे बनता है। थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूं। ये ठीक हो गया। ये छोटा है, ये ठीक है। तो कल्पना किसको कह रहे हैं? भ्रमित अवस्था या जीव चेतना में इच्छा विचार आशा की अस्पष्ट गति, जो शरीर मूलक उसका जो चलन है, इसका नाम है कल्पना। दूसरे का नाम है कल्पनाशील। कल्पनाशील का मतलब क्या है? कल्पना को नियोजित करना। हम यूजुअली बोलचाल के भाषा में कल्पनाशीलता और कल्पना दोनों को एक ही साथ यूज करते हैं, बट मुझ में कल्पना की ताकत है और शीलता का मतलब मैंने उसको नियोजित किया। तो श्रवण और मनन क्या हुआ? ये अभ्यास है। इच्छा विचार आशा को स्पष्ट होने के लिए मैं जो प्रयास करता हूँ, दूसरी भाषा में जिसको न्याय और धर्म और सत्य कह रहे हैं, उस पर ध्यान देना, इनमें गुणात्मक परिवर्तन प्रक्रिया ही ये अभ्यास है। तो कुल मिलाकर आगे हम जो बात करेंगे कि जिसको श्रवण कह रहे हैं और मनन कह रहे हैं, ये जो गुणात्मक परिवर्तन प्रक्रिया ये क्या है, हमारी बातचीत इस जगह पर है। 2 में 3 उसका रिजल्ट है, तदाकार होना। ये यदि हो गया तो ये तदाकार होना बराबर साक्षात्कार होना। साक्षात्कार होता है तो अध्ययन बोध होता ही है, इसी का नाम अध्ययन है। इसका नाम ये हो गया इच्छा विचार आशा की स्पष्ट गति बराबर गुणात्मक परिवर्तन। दूसरा एक भाषा है उस जगह के लिए, उसका नाम है परिमार्जन। ठीक है। तद्रूप क्या है? अनुभव। मन वृत्ति चित्त और बुद्धि आत्मा के अनुरूप हो जाते हैं, इसका नाम है तद्रूप।
तो इस तद्रूप अवस्था में जीना ही जागृति है। क्रिया पूर्णता को तद्रूप है। ठीक है, वो क्रिया पूर्णता एक अलग चीज है, उसमें आएंगे बाद में। हाँ, फिर क्या है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि यही तो है ना। हाँ ठीक है, वही क्रिया पूर्णता है। क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता दोनों लगा ही हुआ है उसमें एक साथ। जब हम इसके बाद जब अनुभव दर्शन करेंगे 4 दिन, उसमें वो चीजें शायद आएगी पढ़ते समय। तो एक प्रकार से जो पहले 4 दिन हैं, हम 3 तक के स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं, और अनुभव दर्शन 4th स्थिति का वर्णन। इसीलिए ये दोनों 4 दिन ऐसे फिर सुटेबल भी हो जाता है। 1 to 3 फिर 4 एक बुक है 35 पेज। उसमें कभी कभी तीसरी स्थिति की बात है बीच बीच में, कभी कभी दूसरी स्थिति की बात है, बट ज्यादातर 4th स्थिति की ही बात है उसमें अनुभव दर्शन में। ठीक है, यहां तक। तो कुछ बेसिक चीजें हैं अगेन अध्ययन से संबंधित, जो नागराज जी कई जगह लिखे भी हैं और बात करने में भी आया है, तो उसको यहाँ पर रखा है। तो हम पहले अभी अध्ययन के ओवरव्यू, एक अवलोकन पे ही चल रहे हैं, है ना। तो पहले ये जो 4 स्थितियां हैं इसका ओवरव्यू कर लेंगे। एक बार ये बैठ गया तो फिर डिटेल में जाएंगे, ऐसे इसको बनाया है। तो पहले वाले में लिखा है अध्ययन सफल होने के लिए अनिवार्य क्या है। पहला बिंदु दिया है प्रामाणिकता, है ना। कोई व्यक्ति या वस्तु चाहिए जो जागृति का प्रमाण के रूप में रहे, है ना। तो या तो व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति नहीं है तो फिर उसकी वस्तु चाहिए। हालांकि वस्तु व्यक्ति के साथ ही होता है, बट उसी का प्रकाशन है, दर्शन में लिखा है। एक तो ये। दूसरा है शास्त्र अध्ययन। ठीक है, तो पठन और शास्त्र अध्ययन में थोड़ी सी एक बेसिक एक डिफरेंस है, जिसको हम आगे जाके और समझेंगे। कि जैसे पढ़ना और शास्त्र अभ्यास होना या श्रवण होना दोनों एक ही चीज है कि अलग है, ये दूसरा बिंदु है। तीसरा है स्वप्रेरणा, जिसको अपन जिज्ञासा कहेंगे, जिसके बारे में अपन थोड़ी सी बात भी किए थे। ये 3 चीजें अनिवार्य में रखा है। आवश्यक में 2 चीजें रखी हैं, संयमित दिनचर्या, है ना। इसको शुचिता भी कहा है। शुचिता का मतलब जिसको शौच कहेंगे, स्वच्छता, तो शारीरिक विधि से, और उसका मतलब है तन मन से, दोनों विधियों से शुद्धता और उत्साह। उत्साह कब बनेगा, जब हम अपने आप को जागृति क्रम में पहचान पाते हैं, है ना। मैं जागृति क्रम में अपने आप को पहचान पाता हूं तो मुझे कहाँ जाना है, उसके आगे के कड़ियां मुझे कम से कम भाषा या तर्क के रूप में स्पष्ट है, और उस पर चलने के लिए मैं फिर अग्रसर भी हूं, और मैं कहां से चल पड़ा ये भी मुझे क्लियर है। ठीक है ना। तो मैं जहां पर खड़ा हूं इसको पहचान लेना, जो हम सवेरे वाले सेशन में बोले थे कि जागृति क्रम में अपने आप को पहचान पाना। तो कहां से चल पड़ा, इसको देखने से क्या होता है, उत्साह होता है, अच्छा लगता है, और आगे बढ़ने का उत्साह होता है। निरुत्साह के साथ फिर अध्ययन नहीं, ठीक है ना। ये अध्ययन सफल नहीं है। अध्ययन के लिए सहायक में 3 चीजें रखी हैं। एक है वातावरण, ये सहायक है अध्ययन के लिए। दूसरा है अभिव्यक्त होना, है ना, ये वाला जो इसके पहले हम जो बात की है। ठीक है, इसमें केवल लोक शिक्षा, शिक्षा ये सब लिखा है, बट लोक शिक्षा यदि बोलेंगे तो इतना सारा है। लोक शिक्षा का मतलब केवल बोलना नहीं है, उसके लिए भी हम सामग्री भी तैयार करते हैं, सोचते भी हैं, उसके अलाइड बहुत सारी एक्टिविटी होते हैं, ये सब उसके लिए सहायक है। यह उत्साह को बना के रखने के लिए भी सहायक है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है सेवा और श्रम। ठीक है, अध्ययन सफल होने का तात्पर्य नीचे, अध्ययन हो गया का मतलब है कि हमारा साक्षात्कार होके अध्ययन बोध, अध्ययन विधि से बोध जो है ये हो गया, मतलब अवधारणा हो गया।
ये जो दो शब्द आए थे, हाँ। एक में सामने लिखे है उत्साह, हाँ। और एक इसके पीछे था स्व प्रेरणा। हाँ, स्व स्व प्रेरणा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस कहना चाह रहे हैं? स्व प्रेरणा और उत्साह में अलग अलग क्या, मतलब कैसे इसको? तो स्व प्रेरणा जो है जिज्ञासा से संबंधित है। जो जिज्ञासात्मक पीड़ा है कि हम वस्तु या वास्तविकता को समझना चाहते हैं, है ना, मैं ज्ञान संपन्न होना चाहता हूँ, ये जो मुझ में वो बनता है उसका नाम है स्व प्रेरणा। तो जिज्ञासा ही स्व प्रेरणा है। उत्साह जो है एक मनस्थिति है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारे रास्ते पर हमको विश्वास है ना। एक जिज्ञासा है, दूसरा उस रास्ते पर विश्वास है और उसका ठीक ठीक आकलन है। ये जो हम सवेरे बात कर रहे थे कि जागृति क्रम का मतलब क्या है, इसको ठीक से पकड़ पाना। नहीं तो ये हो जाएगा कि भैया 4 साल हो गए साक्षात्कार हुआ कि नहीं पता नहीं चला, 14 साल हो गए साक्षात्कार हुआ कि नहीं पता नहीं चला, फिर हुआ क्या? तो उसके लिए जीवन में होता क्या है वो पकड़ में आना पड़ेगा ना। तो यदि मैं कह रहा हूं कि जागृति क्रम में मैं किसी जगह पर हूं, तो इसका मतलब है मैं अन्यथा भी हो सकता था, अन्यथा भी हो सकता था, मगर नहीं हूं, इसका मतलब उतनी की मेरी जागृति की क्रम हुई है, ये मानना पड़ेगा मुझे। उसको हम और जब आगे देखते हैं, जब संदर्भ आएगा, जैसे अल्प जागृति एक शब्द है, तो अल्प जागृति में होता क्या, अर्ध जागृति में क्या होता है, उसमें और वो चीजें और थोड़ी सी स्पष्ट होती हैं। थोड़ा सा इसे नहीं कह सकते, मैं अपने विचार को बता रहा हूँ। जैसे स्व प्रेरणा है, स्व प्रेरणा का जब हम प्रेरित होते हैं किसी चीज से, तो उसका स्रोत दूसरी जगह से आता है। प्रेरित हम स्वयं मिलते हैं, लेकिन स्रोत दूसरी जगह से आया, बाहर से आया। और उत्साह का जो स्रोत है वो हम स्वयं ही होते हैं, उत्साहित भी सभी स्वयं होते हैं, और स्रोत भी हमारे अंदर से ही आता है। नहीं, इसमें दोनों नहीं, स्व प्रेरणा भी हमारे अंदर से ही होना पड़ेगा। उसके लिए प्रारंभिक स्रोत बाहर से आ सकता है। जैसे अनुभव दर्शन है, ये बाहर से सूचना मिली, अनुभव दर्शन में ये लिखा है, ये बाहर से सूचना मिली। अनुभव दर्शन में जो लिखा है उसको मैं समझना चाहता हूँ, ये मेरे अंदर से विचार करी। अनुभव दर्शन में जो मैंने लिखा है उसको समझ के उसके स्वरूप में मैं स्वयं होना चाहता हूँ, ये फिर अलग ग्रेड की इच्छा है। प्रभावित होना, प्रेरित होने को भेद नहीं कर भैया इसको माइक ले लें। हाँ, माइक भैया बोल रहे, वो कैमरा में भैया, हाँ माइक। अक्सर ये सामने प्रभावित होना एक पक्ष है, किसी भी चीजों को देख के आकर्षित हो गए, और फिर प्रभावित होना, प्रभावित करने का कार्यक्रम हो जाता जी, उसमें करके सुखी होने का भाव ज्यादा है। हाँ। प्रेरणा में मतलब एक तरह से स्व प्रेरणा में समझने का भाव ज्यादा है, हाँ। और समझ के आधार पर जीने का भाव है। प्रभावित होना और प्रेरित होना, इन दोनों के भेद को भी जो है ध्यान देने की जरूरत है। तो हम कब कहेंगे कि अध्ययन सफल हुआ? साक्षात्कार होके अवधारणा हो गया, तब हम कहेंगे कि अध्ययन पूरा हुआ। और अध्ययन, अवधारणा का प्रमाण क्या है? सहअस्तित्व में अनुभव है। अवधारणा हुआ है, इसका फाइनली प्रमाण है कि अनुभव होना। ये ठीक है यहाँ तक? तो इसका एक छोटा समरी हम बना लेते हैं। इसको मैं मिटा दूं, ये वाले किधर लिखूं? मिटा सकते हो, ठीक है, वापस लिख लेंगे जरूरत पड़ने से।
अध्ययन का शुरुआत जो है वो यदि हम परिभाषा से देखेंगे, हमने आपको याद होगा श्रवण मनन और साक्षात्कार की संयुक्त प्रक्रिया ही अध्ययन है। तो अभी हम ज्यादातर बातचीत, पहले तो इसका एक समरी देख लेंगे, फिर इस एक की डिटेल में हम जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा, वो लिखा ही हुआ है, उसी को मैं वापस एक बार इधर लिख देता हूँ ताकि हमारे रेफरेंस में वो आ जाए। तीन भाषाएं हैं या दो भाषाएं हैं, शास्त्राभ्यास और शास्त्र अध्ययन बराबर श्रवण मनन निध्यासन और अनुभव। तो श्रवण में दो चीजें हो रही है। श्रवण में दो चीजें हो रही है, भास और आभास, दोनों चीजें होती हैं शास्त्र अध्ययन करते समय। उसको हम और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। मनन का मतलब है आभास पूरा होना, साक्षात्कार। निधिध्यासन का मतलब ही है साक्षात्कार। इसमें प्रतीति होना। अनुभव का मतलब है ही है अनुभूति, है ना। तो जिसको हम शास्त्राभ्यास शास्त्र अध्ययन कहेंगे, इसमें दोनों चीजें हो रही है, भास भी हो रहा है, आभास भी हो रहा है। शॉर्ट में ही देखेंगे तो शास्त्र अध्ययन का मतलब ही है लिखा हुआ को समझ लेना। अब ये समझ का तात्पर्य क्या है, इसको हम और देखेंगे आगे। उसको मैं एक अंडरलाइन कर देता हूं। मनन का मतलब क्या है? श्रवण से प्राप्त अर्थ के रूप में स्वयं होने प्लस जीने की प्रवृत्ति। तो कुल मिलाकर यदि देखेंगे, मनन में दृष्टियों में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। दूसरे अर्थ में भी देखेंगे, न्याय धर्म सत्य का निष्कर्ष हो जा रहा है। ठीक है। तीसरी विधि से देखेंगे तो कल्पनाशीलता न्याय धर्म सत्य में स्थापित होना, ये मनन। पानी में भूल गया, पीने का पानी है।
बॉटल गर्म है, आप दे दीजिए थोड़ा गर्म ही ले, ग्लास लाना है, मैं लाता हूँ। अच्छा तो बहुत सिंपल में देखेंगे तो शास्त्र अध्ययन हुआ या श्रवण हुआ, इसका मतलब क्या है? जो लिखा हुआ है वो हमको समझ में आ गया, है ना? तो शास्त्र अध्ययन का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है? पठन से है, पढ़ने का अभ्यास। पढ़ने का अभ्यास वहां से शुरू होता है कि भाई लिपि को, ध्वनि को, फिर एक जगह फिर बैठकर पढ़ने को, ये सब पठन का अभ्यास है। ये पढ़ने से हमारे अंदर जो अर्थ आया, ये हुआ श्रवण। ठीक है, अर्थ के रूप में स्वयं होना, हाँ, स्वयं होना प्लस जीने की प्रवृत्ति। हाँ, तो जो भास आभास दोनों होता है शास्त्र अध्ययन में। भास होने में अर्थ आता है, आभास होने में उसके साथ तर्क जुड़ता है, लॉजिकली हमको चीजें समझ में आती है, इसका नाम है आभास। आभास का एक भाग। तो बेसिकली डिफरेंस देखेंगे श्रवण और मनन में। क्या हुआ? श्रवण में भाषा के आधार पर हम चीजों को समझ रहे हैं, है ना? मनन में ये भाषा के आधार पर हमारी जो समझ है, जो हमारे में अर्थ के स्वरूप में है, उस अर्थ के स्वरूप में मैं स्वयं होने के लिए, वैसे जीने के लिए, या उसको जिज्ञासा पूर्वक समझने के लिए जो प्रक्रिया है, उसका नाम है मनन। तो इसमें जो आभास शुरू हुआ वो मनन में पूरा होता है। उसको दूसरे भाषा में कहा है कि न्याय धर्म सत्य का आभास पूरा हो जाता है। इस पे हम एक एक दिन लगाएंगे, श्रवण पर, मनन पर। अभी एक जनरल एक आपके ध्यान में आ जाए ओवरव्यू। ये समझ लेना ऐसा लिखा है, तो समझ का मतलब क्या है? तो मतलब क्या, जैसे पहले आपने उदाहरण दिया था ये वो माइक ले लीजिए भैया, बोले माइक। समझ मतलब क्या मुझे उसका अर्थ समझ में आ जाए वो, हाँ, या उसका प्रयोजन समझ में आ जाए वो, या मैं मतलब पूरा जो है वस्तु उसको तर्क संगत समझ लूं वो, मतलब क्या? तो यहाँ पर जब श्रवण के आधार पर समझ लेना लिखा है, वो भाषा, अर्थ प्लस तर्क, तीनों चीजों का मिश्रण है ना? जैसे इकाई क्रियाशील है। इकाई क्रियाशील क्यों है? तो इकाई क्रियाशील है, एक भाषा आया, इस भाषा का अर्थ मेरे कल्पना में आया तो श्रवण हुआ। ये क्या हुआ? श्रवण। ये हुआ भासना। क्या हुआ? सत्य भासना। इकाई क्रियाशील है। इकाई क्रियाशील है क्योंकि वो व्यापक में भीगा है। अब व्यापक में भीगा है, दूसरा पॉइंट आ गया, एक दूसरा चित्र है। इन दोनों को जोड़ता है क्योंकि तर्क। अब इन दोनों को मिलाकर मुझ में चित्रण बन गया, ये चित्रित हो गया, ये हुआ फिर वो समझ। पहले वाला भी समझ हुआ। जैसे हम बात करते समय बोलते हैं कि जैसे मानव संबंध पूर्वक जीना चाहता है। आप संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, जीना। तो ये हो गया भाषा के अर्थ पर स्वीकृति, इसको भास होना कहेंगे। हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं क्योंकि, है ना, व्यापक वस्तु में रहने से प्रत्येक इकाई प्रकाशमान है ना, ठीक, और इसीलिए हम पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित हैं। ये पूरी एक परिभाषा बन गई। अब इसके आधार पर मैं संबंध पूर्वक जीने को जोड़ के जब देखता हूँ, इसमें लॉजिक भी जुड़ गया, इसमें तर्क जुड़ गया, ठीक है। तो तर्क पूर्वक समझने में क्या हो रहा है? एक चित्र है, दूसरा चित्र है, तीसरा चित्र है, चौथा चित्र है। इन सब का एक तो ये चित्र बनना, ये हो गया श्रवण। इनके बीच में अंतर संबंध स्पष्ट होना, ये हुआ आभास। पहले हो गया आभास, ये दूसरा वाला हो गया आभास। इन सब में जो अंतर संबंध है ये हमको क्लियर हो रहा है।
तो ये फिर हम तर्क संगत विधि से उसको फिर हम समझ भी पा रहे हैं, है ना, जरूरत पड़ने से उसको बता भी पा रहे हैं। ठीक है, तो जो समझने के जो स्तर है वो भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति है। पर जीवन में जो प्रक्रिया होती है वो कंबाइंड होती है, मतलब कॉम्पोजिट होती है। ऐसे नहीं है कि पहले मेरा भास पूरा हो जाएगा उसके बाद कुछ आभास होगा। ठीक है ना, प्रतीति किसको कह रहे हैं? जैसे भास आभास दोनों ही एक साथ होता है। जब हम इस प्रकार के वस्तु को समझने जाते हैं, जैसे मानव व्यवहार दर्शन है, अब बिना तर्क के प्रयोग का हम उसको पढ़ ही नहीं सकते। वो लाइन ही ऐसे लिखा है, एक लाइन और दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, इतना जंप होता है कि उसको जोड़ने के लिए तर्क का प्रयोग अपने आप होता है हमारे में। भास आभास दोनों एक साथ होता होना चाहिए यदि हम ध्यान देते हैं तो उस वस्तु को समझने के लिए। तो इस स्टेज में यदि, हाँ बोलिए, तो ये अर्थ जो है भाषा सहित है। हम श्रवण के और परिभाषा में जाएंगे तो और उसको देखेंगे। जी, जैसे आपने भी बोला कि ऐसा नहीं चलता है जीवन में कि पहले भास पूरा होगा फिर आभास फिर प्रतीति, मतलब एक को हाँ। उसमें ऐसे चलता है। तो मतलब अगर जीवन क्रिया के रूप में हम देखें तो मतलब बहुत तक तो वो जाएगा ही नहीं। वो मतलब ऐसा है ना कि जब साक्षात्कार पूरा होगा उसके बाद ही बोध होगा, तो वो मतलब कि किस लेवल तक वो चलता है। अभी जैसे हम अभी समझने का पूरा वो प्रोसेस चल रहे हैं, तो जीवन क्रिया के रूप में देखें तो कौन से लेवल तक ये पूरा जो है वो कॉम्बिनेशन में चल रहा होगा। ये तो देखिए, जैसे ये साक्षात्कार, जैसे हम वास्तविकता को जो सुनते हैं, ये सच्चाई का सूचना, न्याय, धर्म, सत्य, न्याय, अस्तित्व, दर्शन, जीवन ज्ञान, ये सब यदि जीवन का पहले से मतलब इन वस्तुओं की आवश्यकता बनी है, तो ये फर्स्ट क्रम में भी सीधा साक्षात्कार कोई एक वास्तविकता को हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे 12 बुक पढ़ना है उसके बाद ही साक्षात्कार शुरू होगा। इसीलिए हमने कहा था कि जीवन जागृति के क्रम में हम किसी एक जगह हैं, इसका जो एस्टिमेशन है हमारा चेंज होते जाएगा। इसको यदि मैं डेस्टिनेशन कहूं, अनुभव और जागृति, और एक हो गया घोर भ्रम, है ना, कि केवल शरीर मानकर शरीर मूलक ही प्रवृत्तियां हैं शुद्ध रूप में। ठीक है ना, एक ये स्थिति होती ही है कि भाई केवल शरीर की प्रवृत्ति, मतलब शरीर से जो होना है वही चल रहा है जीवन में, और कुछ भी नहीं चल रहा है। जैसे एक व्यक्ति नशा में रहता है ना, सवेरे उठते ही साथ नशा चाहिए, जैसी नशा उतरती है तो हड़बड़ाता है, फिर उसको नशा चाहिए। तो नशाएं कई प्रकार के होते हैं, है ना, कुछ भौतिक रासायनिक होते हैं, कुछ शारीरिक होते हैं। तो उसमें मैं किसी एक जगह पर खड़ा हूं, ठीक, तो ये जो एस्टिमेशन है ये चेंज होते जाएगा। थोड़ा सा अटक रहा हूँ मैं, और क्लियर करो। जैसे श्रवण हुआ, माइक श्रवण के बाद भास और आभास, ये तो सही है कि श्रवण होगा तो कुछ ना कुछ भास या आभास तो होगा ही, लेकिन एक साथ दोनों होंगे, ये थोड़ा क्लियर करो कैसे होंगे। उल्टा है, भास आभास होने से श्रवण हो रहा है ना, श्रवण उपलब्धि है। जो घटना हो रही है जीवन में भास आभास हो रहा है। जैसे ये जो कहा कि भाई, ये जो एग्जाम्पल लिया ना कि इकाई क्रियाशील है, इकाई का क्रियाशील का तात्पर्य क्या है? क्रियाशीलता के लिए परिभाषा संहिता में पढ़ेंगे तो उसकी एक परिभाषा मिलेगी, श्रम गति परिणाम। तो क्रियाशीलता बराबर श्रम गति परिणाम सर्वप्रथम मैं भाषा के रूप में सुनता हूँ, मैंने याद कर लिया क्रियाशीलता बराबर श्रम गति परिणाम, आपने भी याद कर लिया। मैं अपनी बेटी को भी बोल देता हूँ, 4.5 साल की है, बेटा बोल क्रियाशीलता बराबर श्रम गति परिणाम। ये क्या हो गया? भाषा का स्मरण, है ना। पर अभी क्रियाशीलता क्या है मुझे नहीं पता, बेटी को भी नहीं पता है, पर जो
परिभाषा दिया है श्रम गति परिणाम क्रियाशीलता का, इसके आधार पर यदि क्रियाशीलता मेरे कल्पना में यदि आ जाता है तो उसको कहेंगे ये भास हुआ। अब क्या हुआ, क्रियाशीलता शब्द के पीछे मेरे में चित्र है जो मेरी बेटी में नहीं है। जैसे सहअस्तित्व एक शब्द है, अभी मान लेते हैं 5-6 महीने 8 महीने 2 वर्ष जो भी हो गया आपका, तो पहले दिन जब आप सहअस्तित्व शब्द को सुने, परिचय शिविर के बाद सुने, और आज जब सहअस्तित्व शब्द को सुनते हैं तो उसके पीछे का अर्थ एक ही है कि बदला है, बदला है ना। और वो रिफाइन होते जाएगा। पहले सहअस्तित्व का मतलब कुछ भी हो सकता है, झगड़ा नहीं करना, कोई एक कल्पना है जो धुंधला है। अब ये जो कल्पना है ज्यादा उसमें क्लैरिटी बनेगी होगी, है ना। तो मूल में सहअस्तित्व का मतलब सत्ता में संप्रेत प्रकृति 10-12 बार आप सुने हैं, लोगों ने बातचीत किया है, व्याख्या हुई है। तो उस व्याख्या का फाइनल उपलब्धि मुझ में क्या है, उस सहअस्तित्व शब्द के अर्थ के रूप में मुझ में जो चित्रित हो गया, जो स्वीकृति हो गई, ये मेरी उपलब्धि, ये मेरी समझ। बाकी तो भाषा है। तो सहअस्तित्व शब्द या भाषा तो वहीं रह गया भाषा के रूप में। ये भी मुझे याद है, ये भूला नहीं हूं, ये भी मेरे स्मरण में है। उस भाषा का अर्थ भी मुझ में है, ये भास हुआ। ठीक है। अब प्रत्येक इकाई क्रियाशील है, ये जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था। फिर हम एक लाइन पढ़ते हैं कि प्रत्येक इकाई क्रियाशील है क्योंकि वो सत्ता में भीगा है, और सत्ता साम्य ऊर्जा के रूप में है, इसीलिए प्रत्येक इकाई जो है ऊर्जा संपन्न है, इसीलिए वो क्रियाशील है। 3 इसीलिए आते हैं। अभी क्या हुआ, 3 आपको अलग अलग पॉइंट मिलेगा। क्रियाशीलता एक शब्द, क्रियाशीलता का अर्थ, क्रियाशीलता का अर्थ आपके कल्पना में स्वीकार हो रहा है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो एंटिटी है उसका नाम है परिभाषा। तो ये शब्द जो है ये बाहर है और ये हमारे स्मरण में आता है, अर्थ जो है जीवन में आता है। तो क्रियाशील है। फिर हमने कहा कि व्यापक में भीगा है, व्यापक स्वयं साम्य ऊर्जा है, इसीलिए इकाई, या उल्टा, इसीलिए इकाई क्रियाशील है। ठीक है ना। ये एक चित्र हो गया C1, एक चित्र हो गया C2, एक चित्र हो गया C3। इन तीनों को जोड़ता है तर्क। ये जो C1, C2, C3 है ये है भास। ये जो तर्क जुड़ा ये है आभास। ठीक है। तो फिर हमने और एक जोड़ लिया, जीवन भी व्यापक में भीगा है, इसीलिए जीवन भी क्रियाशील है। वैसे ही प्रत्येक इकाई तो असहित व्यवस्था में है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। फिर हमने बोल दिया व्यापक ही नियंत्रण का प्रेरणा है, इसीलिए जीवन भी नियंत्रित होने के लिए प्रेरित है। ये धीरे 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 हमारे में एक, जिसको कहेंगे कॉम्पोजिट चित्रण बन रहा है। ठीक है ना। इसीलिए ये दोनों चीजें एक साथ होती है। ये जरूर संभव है कि केवल हमने अलग अलग याद कर लिया, ठीक, बट यूजुअली प्रौढ़ावस्था में या एक अडल्ट में आके नहीं होता है। वो हम साथ साथ कुछ आभास भी होगा, इसीलिए भास होगा, उसके पीछे पीछे कुछ आभास भी हुआ रहेगा। तो पहले भास हुआ मतलब इसको हम समझ मानते हैं, उसके बाद ये तर्क से जो चीजें जुड़ती गई, हम लॉजिकली उसको खुद देख पाते, समझ पाते, तो हमारी समझ विकसित हो रही है, ऐसे लगता है हमको। जो अनुभव होता है वो ये है। तो ये आभास भी उसमें समाहित है, मतलब तर्क के बाद आया। वैसे मैं नहीं मानता तर्क के बाद आभास आया, तर्क के साथ। तर्क लगा, पहले भास हुआ, फिर उसमें तर्क लगा और फिर आभास हुआ। हाँ, लेकिन ये उसमें समाहित है आभास, दोनों एक साथ है। ये जीवन के अलग अलग जगह हो रहा है। भास में क्या हो रहा है, मन वृत्ति का संकेत ग्रहण कर रहा है। भास में क्या हो रहा है, ये हम तब भास की बात कर रहे हैं जब सच्चाई की भास की बात कर रहे हैं ना। जो गलत का भास आभास है उसको अभी अपन कंसिडर नहीं करते हैं, पहले सही वाले को स्थिर कर लेते हैं,
फिर गलत चीज को सही मानना आभास कैसे कहलाएगा, उस पर मनक से बात कर सकते हैं। भास में क्या हो रहा है, जीवन में अलग अलग घटनाएं, मन वृत्ति का संकेत ग्रहण किया बराबर भास, वृत्ति ने चित्त का संकेत ग्रहण किया बराबर आभास। वैसे गलत को भी कहा है दर्शन में भास आभास कुछ। हाँ, अभी आदमी गलत को सही मानकर करता ही है। जैसे एक सूत्र भी है ना, इंद्रियों में सुख भासता तो है लेकिन नहीं रहता। नहीं। तो वैसे ही है वो आदमी का भी, वो लंदन में चाकू से 4 लोगों को मार दिया क्योंकि उससे लगा उससे जो है सार्वभौम व्यवस्था बनेगी। जितना भी आतंकवाद है वो सार्वभौम व्यवस्था के लिए है, उसका जो सार्वभौम व्यवस्था वही है कि ये लोग निपट जाए और केवल मैं बच जाऊं या मेरे जैसे लोग बच जाएं, यही व्यवस्था है। ये उसकी जो व्यवस्था की कल्पना है ये अधूरी है, पर उसमें उसको सही मानने की जो प्रवृत्ति है वो जीवन में है। इसीलिए हर मानव में भास आभास होता ही है ना, किसी में भास प्रधान होता है। जी क्या कह रहे थे? जो भी भ्रम की स्थिति के कारण ही गलत को सही माना हुआ होगा, लेकिन वो तो चित्रण तक ही होगा ना, मतलब चित्रण से आगे तो कुछ भी गलत चीज जाएगा ही नहीं उसमें। तो वो सारा जो आभास का स्थिति भी होगा वो उसमें ही जाएगा, मतलब चित्त का ये वाला पोर्शन है, हाँ, उसमें वो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा उसमें नहीं जाएगा। तो आप जो ओरिजिनली पूछे थे उसको चालू ही रख सकते हैं आप, क्योंकि बार बार लोगों को टिक टिक करना पड़ेगा। ये जो आप पूछे थे, तो यदि आप देखेंगे तो पुस्तक लिखी ही गई है ऐसे कि जो लिखा गया है उसको समझने के लिए यदि हम मन लगाते हैं तो भास आभास दोनों एक साथ होता जाएगा। उसमें भी भास वाला भाग भाषा प्रधान विधि से होगा, आभास जो है हमारे अंदर जो तर्क विकसित होकर जो जुड़ता जाएगा वो हमारे अंदर होगा। उसके लिए जो बुक है आपको फोर्स करेगा ऐसे करने के लिए, ठीक है ना। तो ये होते समय यदि हमारे जीवन के जागृति, हमारा जो पूर्व संस्कार है उसके अनुसार हमारा यदि विशेष रूप से किन्हीं वास्तविकताओं पर ध्यान चले गया, वो तत्क्षण साक्षात्कार भी होने की संभावना है ना। तो साक्षात्कार में क्या हुआ, चित्त ने बुद्धि को पहचाना, ये साक्षात्कार की घटना है, ठीक है। इसी को फिर प्रतीति कह रहे हैं। और बुद्धि ने जब आत्मा को पहचाना, इसको अनुभूति कह रहे हैं। ये भी एक साथ होगी प्रतीति अनुभूति नहीं, अनुभूति लास्ट में है। तो जैसे मान लीजिए मेरे जीवन के पूर्व संस्कार के अनुसार पहले से मुझ में न्याय धर्म सत्य की आवश्यकता, और वो मुझ में इच्छा के रूप में है ना, प्रच्छन्न रूप में है। और चित्रण में चित्त के चित्रण क्रिया, चित्त में 2 क्रियाएं हो गई, चिंतन और चित्रण, ये सभी आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है कि सत्य भासने में चित्रण तक हो रहा है पूरा। ये लिखा जरूर है इसके सामने, बट ऐसा नहीं कि यहीं पर हो रहा है। इसके होने से भाषा का अर्थ चित्रण में स्वीकार हो गया बराबर सत्यभास। उसके तर्क चित्रण 1, चित्रण 2, चित्रण 3 के बीच में जो जुड़ाव है तर्क के रूप में, ये स्पष्ट हुआ तो आभास हुआ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉलम में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट टाइम तो 2 कॉलम में लिखूंगा, श्रवण ऐसा फिर मनन ऐसा साइड में। बट उसमें दूसरी कंफ्यूजन हो सकती है कि श्रवण मनन दोनों एक साथ होता है, तो ऊपर नीचे ज्यादा ठीक है। अभी जो एक है ना, तो ये तो भास आभास होके तुरंत हो सकता है हमको कोई वास्तविकता प्रतीत हो जाए, यदि सच्चाई का सूचना उस रूप से हम स्वीकार पाते हैं। तो उसके बाद जो हमारा पहले से तैयारी नहीं होता, उसके लिए मेहनत होता है एक आदमी का, वही अध्ययन के लिए अभ्यास है। इसी को फिर श्रवण और मनन कहेंगे। प्रतीति का मतलब है अस्तित्व
अर्थ रूपी वस्तु को पहचानना या उसका ज्ञान होना। तो प्रतीति में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के संयुक्त रूप में प्रतीति होता है, ठीक है ना। फिर अच्छा, ये ऊपर चलेगा अपना, ठीक है, कोई बात नहीं। स्वभाव धर्म बुद्धि में होता है, और धर्म जो है इसको आप मानिए साक्षात्कार, इसको बोध, इसको अनुभव, ठीक है ना। इसको मैं अलग नहीं लिखना होता है। न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार, न्याय को अंडरलाइन किया है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। न्याय धर्म सत्य का बोध, और धर्म प्लस सत्य का अनुभव, दो विधि से होता है, ठीक। तो यदि चित्रण तक देखेंगे, क्या है चित्रण तक? रूप प्लस गुण प्लस स्वभाव, प्रभाव, धर्म का भाषा, अर्थ और कल्पना, ये रहता है चित्रण में। तो रूप और गुण पूरा समाता है। गुण का भी जो मध्यस्थ भाग है वो चित्रण में नहीं आता, उसको अलग से लिख देते हैं। मध्यस्थ गुण वो चित्रण में नहीं आता है, बाकी सब विषम आते हैं। तो रूप और गुण का चित्रण होता है, साथ में स्वभाव और धर्म कल्पना में आता है। दर्शन या कोई भी दर्शन यदि स्वभाव धर्म के बारे में बात कर रहा है तो उसके भाषा के अर्थ के रूप में वो चित्रण में आता है, कल्पना में आता है। प्रतीति में कर रहे ना ना, अभी चित्रण में, अभी नीचे चित्रण में यदि हम देखेंगे तो रूप और गुण पूर्णतः चित्रण में आता है, उसमें से भी मध्यस्थ गुण नहीं आता, सम विषम आता है। और स्वभाव धर्म का भाषा, उसका अर्थ, भाषा का मतलब केवल भाषा का स्मरण है ना। जैसे हमारे यहाँ जो हमारी दादी थी, तो वो एक बुक में, वहां पता नहीं यहाँ प्रचलन है कि नहीं, वो लिखते थे स्मरण से गीता को। यदि उसका अर्थ आप पूछेंगे तो नहीं पता है, बट लिखते थे। यहाँ 1000 बार, 8 बार, 1,08,000 बार लिखना श्री राम जय, एकदम नीट, मतलब बिल्कुल बुलेट प्रिंट के जैसा आता था। और उनके शरीर यात्रा के यदि निकाल तो इतना डायरी भर के रखा है, श्री राम जय, श्री राम जय, श्री राम जय। यदि 1 मिनट हमने सोच लिया या पूछ लिया कि इसका मतलब क्या बताओ, तो ब्लैंक। तो ये हो गया क्या? भाषा का स्मरण। श्री राम जयम का अर्थ कल्पना में आना, ये श्रवण, ठीक है। तो ये यदि देखेंगे तो रूप गुण के साथ भी है और स्वभाव धर्म के साथ भी है, मगर रूप गुण में भाषा के अलावा वो वस्तु भी आती है चित्रण में। जैसे गाय दूध देती है, केवल भाषा नहीं है, हमको समझ में आता है कि गाय दूध देती है ना, और इसका दूध पोषक होता है, देशी गाय का दूध। तो इसमें भाषा भी आया, उसका अर्थ भी आया, और अर्थ पूर्णतः संप्रेषित हो गया, स्वीकृत भी हो गया। तो गाय नामक इकाई जिसका रूप है ना, गोरा गाय, काला गाय, तो काला तो जो है पूरी तरीके से चित्रण में आ गया, अभी उसमें कुछ बचा नहीं है ज्ञान होने के लिए। काले रंग में या गाय के आकृति में ज्ञान होने के लिए कुछ बचा नहीं, जीवन के चित्रण क्रिया में वो पूर्णतः समा गया। वैसे ही जो सम विषम क्रिया है वो चित्रण में पूर्णतः समा गया। दूसरी भाषा में हमारे जीवन में जो चित्रण की जो क्रिया है वो रूप और सम विषम गुण को पूरी तरीके से समझ पाती है। स्वभाव और धर्म का एस्टिमेशन कर सकता है कल्पना के रूप में।
तो कोई भी प्रस्ताव, कोई भी रिलीजन भी उसी के एस्टिमेशन देता है फिर, इसीलिए धर्म बहुत सारे हैं क्योंकि वो कल्पना के रूप में है। और प्रत्येक धर्म का फिर एक अवधारणा है, उस धर्म का, उसकी एक लॉजिक है, तर्क है, और उससे संबंधित एक भाषा है। ये हर जगह आप देख सकते हैं। ये हो गया चित्रण तर्क। इसमें से ये जो स्वभाव धर्म का जो भाषा और अर्थ है, इसको हम वस्तु के रूप में यदि पहचान लेते हैं तो ये हुआ साक्षात्कार। अर्थ रूपी वस्तु को पहचानना क्या हुआ? ये स्वभाव और धर्म भाषा, अर्थ और कल्पना या तर्क तक न सीमित रहते हुए वस्तु के रूप में मैंने पहचान लिया, तो इस घटना का नाम है साक्षात्कार। जैसे ही साक्षात्कार होता है तो बुद्धि में वो जमा होता है। क्या होता है? बुद्धि में वो जमा या स्वीकृत हो जाता है। ये दोनों एक साथ होने वाली चीजें हैं, इसका नाम है प्रतीति। जैसे ही चित्त के चिंतन क्षेत्र में साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार यहां हो रहा है ना, तो यहां से मैं हटा देता हूं साक्षात्कार को, नहीं तो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। जैसे ही चित्त के चिंतन क्षेत्र में ये स्वभाव और धर्म साक्षात्कार हुआ, तो रूप गुण वाला भाग चित्रण में रह गया, स्वभाव धर्म वाला भाग साक्षात्कार हुआ। इसीलिए रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में साक्षात्कार हुआ। उसमें से स्वभाव धर्म जो है बुद्धि में स्वीकृत हो गया या जमा हुआ या इकट्ठा हुआ, इसका नाम है प्रतीत होना। इसी का नाम है अध्ययन। ये जो बुद्धि में स्वीकृत हुआ, आत्मा इसका दृष्टा या इसका साक्षी के रूप में बना रहता है। तो आत्मा से घंटी बजती है कि ये सही है, यही आत्मा की साक्षी। अध्ययन का जो हम परिभाषा शुरू किए थे, आपको याद होगा, अधिष्ठान के साक्षी में स्मरण पूर्वक, तो चित्त में स्मृति पटल में जो स्मरण है किसका? स्वभाव धर्म का स्मरण। इसका भी है, इसका भी है। मुझे मध्य दर्शन भी याद है, भाई भी याद है, ठीक है ना। तो ये जो स्मरण है, स्मरण पूर्वक साक्षात्कार, साक्षात्कार का स्वीकृति बुद्धि में, तो स्मरण पूर्वक किया गया प्रयास, ये श्रवण, फिर मनन प्रक्रिया, फिर उसका अध्ययन, साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में एक ही साथ वो जमा होता है। इस घटना का नाम है प्रतीति। तो चित्त ने बुद्धि को स्वीकारा, इसका नाम है प्रतीति। ये दोनों एक साथ होता है, ठीक है जी। जैसे अभी आपने कहा था कि गाय दूध देती है, हाँ, तो वो चिंतन में चित्रण, वो माइक चालू ही रखिए, उसको बंद करने से इसलिए ये उदाहरण हो गया। तो चित्रण तक तो स्पष्ट हो गया ये उदाहरण से। लेकिन जब चित्रण से चिंतन में जो न्याय धर्म सत्य वाला जो भाग है, उसमें चिंतन वाला कोई उदाहरण आप अगर दे सके तो और ज्यादा बेटर रहेगा, स्वभाव और धर्म को समझने के लिए। ठीक है ना। जैसे जीवन है, तो जीवन है ये हम पहले सुनते हैं, है ना। तो शरीर से भिन्न किसी चीज की वस्तु है, उसको हमने चैतन्य क्रिया नाम दिया। ये एक हमको भाषा मिला। वो चैतन्य क्यों है, यदि इसको हमने इंक्वायरी किया तो दर्शन में क्या सोचना है, एक गठनपूर्ण परमाणु है, तो भार बंधन अणुबंधन मुक्त है ना, और आशा बंधन युक्त है, ठीक। और इसी को चैतन्य का आभास हुआ। ये लॉजिक के साथ जो हमने जीवन को सोचा समझा, ये किसका हुआ? जीवन का आभास हुआ, ठीक है। यदि हम इसको अपने में स्वीकार पाते हैं तो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ फाइनली ये भी भाषा ही है। इस भाषा के अर्थ के रूप में आप में भी यही यदि अनुभव होता है चित्रण क्षेत्र में, तो वो आपके लिए आभास हुआ, ठीक। अब ये जो जीवन है, ये जो सूचना है, ये स्वभाव धर्म संबंधी वस्तु है, ये रूप गुण संबंधी नहीं है। जीवन के रूप या गुण वैसे हमको दिखता नहीं, ठीक है। ये स्वभाव धर्म संबंधी वस्तु है। हालांकि जीवन का गुण भी उसमें समाया है, बट उसको भी के लिए छोड़ देते हैं। तो किसी एक समय में हमारा कल्पनाशीलता, ये जो लिखा है कल्पनाशीलता न्याय धर्म सत्य में स्थापित होना, स्थापित होने के बाद किसी एक समय में हम पहचान लेते हैं, है ना, कि मैं स्वयं चैतन्य इकाई के रूप में हूं। ये हुआ स्वभाव धर्म। इसके बाद मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैं कभी शरीर हूं कि नहीं, कि मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा। मुझे ये कंफर्म हो गया कि मैं तो नहीं मर सकता। ये हो गया साक्षात्कार।
चैतन्य इकाई की निरंतरता को मैंने पहचान लिया, स्वीकार लिया। ये स्वभाव धर्म संबंधी वस्तु। ये तो आपने यहाँ बुद्धि में कहा, पहचान बता दी पूरी वृत्ति की हुई। हाँ। तो वस्तु की पहचान हो गई तो और जानना मानना प्रारंभ, यदि आप उसमें जोड़ना, ये क्या है भैया, कॉम्पोजिट वो है प्रतीति। जब साक्षात्कार में हो रहा उसका नाम है पहचानना, है ना, और जो बुद्धि में चले गया तो वो जानना मानना शुरू हो गया, मतलब जानना मानना प्रारंभ। शुरू हुआ या जान गए हम चारों जो गुण स्वभाव धर्म चारों को जान गए या शुरू हुआ है? नहीं, एक साथ नहीं होता है, एक ही क्षण में नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी वास्तविकताएं हैं जिसको हमको जानना है। तो अध्ययन विधि में जो साक्षात्कार होता है वो क्रम से ही होता है। पहले किसी वस्तु का होगा, उसके बाद दूसरे का होगा, फिर तीसरे का होगा। ऐसे मान लीजिए 7, 8, 10 चीजें हैं जो साक्षात्कार की वस्तुएं हैं। ये सब साक्षात्कार होके बुद्धि में स्टोर होते जाता है, जमा होते जाता है। वो तो बात सही है। मेरा केवल मान लिया एक इकाई का ही हम है, एक इकाई को हम अच्छी तरह से समझ गए, पहचान गए, उसके रूप को भी, गुण को भी, स्वभाव को भी, चारों को पहचान गया। एक इकाई की बात कर रहा हूँ। तो हमें यहाँ बोध में ही मतलब उसकी जो है पूरी पहचान हुई। तो फिर आत्मा में जो अनुभव हुआ वो किस चीज़ का हुआ, तो यही चीज़ हुआ आत्मा में, उसके वजह हमें पहचान होती है। हाँ, अभी आत्मा में अनुभव नहीं, वहां तक नहीं जाते हैं, बट कुल मिलाकर जो अध्ययन होता है वो किसी एक इकाई का नहीं होता है। फिर जो विश्लेषण होता है वो किसी एक इकाई का होता है। चित्रण, जब हम रूप गुण की बात कर रहे हैं, है ना, जैसे रूप गुण स्वभाव और धर्म। रूप जो है इकाई के स्तर पर है, गुण प्रजाति के स्तर पर है, स्वभाव अवस्था के स्तर पर है, धर्म में अवस्था, बट इसमें सभी अवस्थाएं जुड़ जाती हैं, है ना। और धर्म जो है सत्य से जुड़ा है, जो व्यापक वस्तु है। तो ये सारा एक सेट है। तो जो इकाई का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो केवल रूप की अध्ययन हो रही है, ये लाल कारपेट है, ये हरा कारपेट है, पर दोनों का गुण एक ही है, प्रजाति एक ही है, दोनों आग डालने से जलेंगे। इनका स्वभाव भी इनका नहीं है, ये पदार्थ अवस्था का स्वभाव है। तो जो ज्ञान होगा वो अवस्था का होगा, इकाई का नहीं होगा। साक्षात्कार इकाई का नहीं होना है, न ही इकाई के गुणों का होना है। जैसे गाय है ना, नीला गाय, पीला पीला होता है कि नीला होता है, नहीं छोड़ो, नीला को हटा देते हैं वो गलती हो जाएगा, है ना। सफेद और भूरा, काला गाय भी कमी होता है, भूरा भी, गिर हर जगह गिर ही चल रहा है अभी इसमें, है ना। तो सफेद और भूरा गाय। अब इसमें यदि आप देखेंगे तो ये सारी चीजें इसमें भिन्न मिलेंगी, आकार, आयतन और घन। इनके गुणों को यदि आप देखेंगे, ये जाति के आधार पर है। तो गिर जैसे उसकी जनरल आकृति होगी और उसके दूध देने का एक रेंज होगा और उसके दूध का कोई एक गुण होगा, और उसके और आप डिटेल में जाएंगे तो प्रजाति मिलेगी आपको, है ना, या उपजाति। तो जैसे कोई कह रहा था कि इस क्षेत्र का जो गिर है वो ज्यादा वो होता है, शांत होता है, और फलाने क्षेत्र का जो गिर है वो अग्रेसिव होता है। अब कोई गाय एक्सपर्ट आए थे हमारे संस्थान में, वो बोलकर गए, और कुछ दिनों बाद दोनों क्षेत्र के गाय आए और हमने नोटिस भी किया कि इस स्टेट का जो गिर है थोड़ा शांत है और उस स्टेट का जो गिर है वो थोड़ा सा वो करता है ना। तो ये प्रजाति में अब दूध की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, बट वो डिफाइंड है गुणों में इस प्रजाति। ये हो गया चित्रण तक। अब मुझे गाय के स्वभाव में यहां से सोचते समय गाय के स्वभाव को कल्पना कर सकता हूं, भाषा और तर्क। तो मेरा चित्रण फिर धीरे 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 चित्त में मैं व्यापक वस्तु तक फैलूंगा, ठीक है। बट इसमें से जो साक्षात्कार होना है वो गाय का नहीं होना है, वो
प्राण अवस्था के शरीर के रूप में और जीव अवस्था में जीवन होने के रूप में मुझे साक्षात्कार होगा, है ना। धर्म यदि देखेंगे तो जीने की आशा का साक्षात्कार होगा, उसमें गिर गाय का जीने का आशा नहीं आ रहा है। जो जीने की आशा है वस्तु के रूप में, अस्तित्व में, वास्तविकता के रूप में, वो हुआ साक्षात्कार। वो होने के लिए उसके मूल में जीवन का पहचान आवश्यक है, क्योंकि जीने की आशा किसको है ये क्लियर हुए बिना उसका साक्षात्कार संभव ही नहीं है। ठीक है, अब इसने सारे गाय, सारे जीवावस्था ही समा गया। तो जो स्वभाव धर्म का जो बात है ये अवस्था के स्तर पर है। हम कल्पना के रूप में शुरू कर सकते हैं। हमने कल्पना में पहले ये सफेद गाय को रखा, उसके गुणों के बारे में सोचा, उसके स्वभाव के बारे में सोचा, कहां तक? चित्रण में, है ना, कि इसका जो शरीर है ये सारक मारक के रूप में है। शरीर सारक मारक जो उसका स्वभाव है, और इसका धर्म जो है जीने की आशा के रूप में है। मैंने एक गाय का सोचा, पहले पीले का सोचा, नीले का सोचा, ये सब मेरे अध्ययन में आएगा। अध्ययन में मतलब अभी श्रवण मनन में आएगा या शास्त्र अध्ययन में आएगा। पीले का सोचा, नीले का सोचा, भूरे का सोचा, फिर भेड़िए का सोचा, है ना, कुत्ते का सोचा, करते 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 फिर मेरे कल्पना में स्वीकार होता है कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं कि प्रत्येक जीव का स्वभाव क्रूर अक्रूरी है वो सही है, ये कल्पना रूप में स्वीकार हुआ। ये अध्ययन के क्रम में होगा, शास्त्र अध्ययन। ये कहां तक हो रहा है? पहले चित्रण में ही सारी चीजें सेट होगी, उसके बाद इसका जो सार है अवस्था के अर्थ में, उसके सार का साक्षात्कार होना है। उसमें फिर ये गाय और अनेक प्रकार के प्रजातियां और भेड़िया, बकरी, ये सब नहीं साक्षात्कार। ये बड़ी बात, ठीक है, अभी पूछे थे ना।